नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है आयुर्वेद में ही है, जिसे हम कहेंगे कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ से इसको यूज़ करते हैं। और वो टॉपिक है पल्स का। पल्स मीन्स नाड़ी। सबने शायद सुना ही होगा, नाड़ी से रोगों की जानकारी लेना या फिर नाड़ी से रोग पता करना या फिर उससे डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करना। तो ये जो नाड़ी चिकित्सा है ये काफ़ी पहले इसको वर्णित किया गया है, अलग अलग ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये मैं पहले एक आपको श्लोक बताऊंगा। जो अलग अलग जो परीक्षा किए जाते हैं आयुर्वेद में, उसका एक श्लोक है। नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृक आकृति। तो ये 8 तरह का मैंने अभी नाम ले लिया आपके सामने। नाड़ी पहला नंबर, नाड़ी, मूत्र, मलम, मल पुरुष या फिर स्टूल, मूत्र तो आप समझ गए यूरिन का है। नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा मीन्स आपकी टंग का परीक्षण, शब्द आप किस तरह से बात कर रहे हैं, या स्लर्ड पिच तो नहीं है आपकी, अटक तो नहीं रही है आपकी, या कुछ आपको जो जिसे कहते हैं कि पैरालिटिक जो है, फेशियल पैरालिसिस में जिनका जो स्पीच रहता है वो सही नहीं आता है, स्लर्ड आता है, तो वो स्पीच, शब्द, स्पर्श आपका जो स्किन का है, स्पर्श करने के बाद में किस तरह से आपका फील आता है, रुक्षता तो नहीं है ज़्यादा, रुखापन तो नहीं है, या स्निग्धता तो नहीं है जिसको ज़्यादा पसीना आना या ज़्यादा मल निकलना उस तरह से। तो शब्द, स्पर्श, दृक, दृक मीन्स दृष्टि का, आँखों का, दृक, और आकृति, आकृति मीन्स आपका जो शरीर है, मध्यम शरीर का है आपका या निम्न का शरीर है, तो इस तरह से वो आकृति का परीक्षण। तो ये अष्टांग परीक्षा का है। ऐसे काफ़ी परीक्षाएं अलग अलग जो ग्रंथकार है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश, इस तरह से भी है। त्रिविध परीक्षा, अलग अलग तरह के चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है, अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय है, या फिर शारंगर संहिता है। ये अलग अलग जो ग्रंथ है, या फिर माधव निदान है, इसमें अलग अलग परीक्षाएं बताई गई है। मीन्स डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एकदम से सटीक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ आता है। मैंने अभी तक जो बात आपको बताई है, तो जो प्रमाण है उसका भी यूज़ करते, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, आप्तोपदेश है या शब्द प्रमाण, तो ये प्रमाण है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मुझे पता है कि आप सभी को बहुत लिमिटेड टाइम का वीडियो चाहिए, या फिर आपको यूट्यूब का लिमिटेड चाहिए, या 4 मिनट 5 मिनट, लेकिन मुझे जो आपको बताना रहता है, प्रॉपरली बताना रहता है, वो 4 और 5 मिनट में नहीं होने वाला है। इसीलिए जब आपको सही में फुर्सत रहे, आराम से आप जब शांतता से घर में हो, बैठे हो, तब आप इसको वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में देख लिए, थोड़ा सा सुन लिए, बंद कर दिए, उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। आपको तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आयुर्वेद के रिलेटेड मेरा वीडियो रहेगा, ये एकदम कन्फर्मेशन है। और उसके बाद में फिर इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाला विषय है, ताकि आपको मैं जो बताने का प्रयास करूँगा वो आपको समझ में आए। क्योंकि ये एकदम से एक लाइन वाला विषय नहीं है। नाड़ी का विषय एक लाइन में नहीं है, या कोई भी विषय एक लाइन में नहीं होता है। मैं आयुर्वेद के अगर पर्पज से इसको ले रहा हूँ तो ये बहुत लंबा विषय रहता है। इसको मैक्सिमम मुझे लगता है कि कम से कम क्या आपको दे पाऊँ कम समय में, वो मेरा सोचना रहता है। इसलिए आपको अगर सही में आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, आयुर्वेद को आप रुचि रखते हैं, आयुर्वेद विषय में रुचि रखते हैं, आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसमें रुचि रखते हैं, और आपको सही जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कोई गलत जानकारी मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। जो भी रहेगी वो शास्त्र को पकड़ के रहेगी, शास्त्र से ही रहेगी, मेरी खुद से बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि खुद से कुछ डालने का विषय नहीं रहता है। बहुत शास्त्रों में डिटेल में लिखा गया है, बहुत डिटेल में है कि इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से डिटेल में लिखा गया है, समझते समझते पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन शास्त्र का जो गाढ़ा जो नॉलेज है वो नहीं रह पाता है। सिर्फ ये प्रोसेस में रहता है कि हम उसमें चलते रहे, इसमें हम आगे बढ़ते रहे, इसका हम जो नॉलेज है वो गेन करते रहे, यही शास्त्र रहता है। तो आयुर्वेद शास्त्र का जो नाड़ी का विषय
मुझे पता है कि नाड़ी किस तरह से देखी जाती है, मैं उससे डायग्नोस करता हूँ। मैं पेशेंट को उन्होंने बिना कुछ कहे भी कुछ बातें मैं उनको बता सकता हूँ कि आपके शरीर में इस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है, आपकी वात की क्या कंडीशन है, पित्त की क्या कंडीशन है, कफ की क्या कंडीशन है, ये क्या अभी एट प्रेजेंट लेवल में आप जो मेरे पास आए हो तो ये अभी क्या स्थिति है आपकी, इसमें वात बढ़ा हुआ है या वात घटा हुआ है, पित्त का किस तरह से है, कफ का कैसा है, शरीर में आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो वो मैं बता पाता हूँ। तो मैं इसकी जानकारी रखता हूँ नाड़ी की, और इसीलिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक लेके मैं आया हूँ। तो आप अगर आप इस कोई अगर मरीज़ देख रहे हैं इसको, इस चैनल को, या फिर नॉन मेडिको जो मेडिको नहीं है या फिर मेडिकल फील्ड से कंसल्ट नहीं है, जो आम नागरिक है, जो सामान्य नागरिक है, जिनका कोई प्रोफेशन है, वो देख रहे हैं, तो आप इसको एक ध्यान से देखना है कि नाड़ी जो विज्ञान है, जो नाड़ी हम समझते हैं, उसका जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये समझ में आने वाली बात है। ये कोई एक दिन में समझ में आने वाला विषय नहीं है कि आपने यहाँ पे ऐसे उंगली रख दिए, ये इस तरह से, ये जो है ना, ये अंगूठा है, इसके नीचे में 2 अंगुल नीचे में, और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट एक आपको लगता है रेडियस का, तो ये देखना है थोड़ा सा रेडियस और अल्ना, ये जो बोन है ना, इसमें आप प्रोमिनेंस ही देखते हैं, और उसके नीचे से हम इसको उंगली रख के इसको हम इस तरह से नाड़ी को देखते हैं। अगर आपको देख रहा होगा तो थोड़ा मैं और थोड़ा देखता हूँ किस तरह से आपको समझ में आएगी। तो ये जो है, तो यहाँ से हम नाड़ी का डायग्नोसिस का विषय करते हैं प्रोमिनेंस के नीचे में, और फिर ये उंगली रख के, ये तो थोड़ा गलत दिशा में मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ दिखने के लिए मैं बता रहा हूँ ये आपको, लेकिन ये सही में तो इस तरह से रहता है। ये ऐसा, यही मेरी उंगली रहेगी, ये एक उंगली फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से उंगली रहेगी, और इसको देखा जाता है। तो ये तो सिखाने वाली बात हो गई, किस तरह से इसको देखा जाता है कि स्टूडेंट के पार्ट ऑफ जो है, स्टूडेंट का पार्ट है ये, तो जो आयुर्वेद के स्टूडेंट है, जो आयुर्वेदाचार्य है, या फिर जिनका BMS हो चुका है या MD हो चुका है, उनको पढ़ाने के लिए ये बात हो गई। लेकिन अब ये मैं सामान्य वे से इसको बताऊंगा। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस से इसको यूज़ किया जाता है नाड़ी का, आयुर्वेद में ये बहुत प्रचलित है, बहुत इसमें कुछ जो कहेंगे हम कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इसके प्रैक्टिशनर है, अभी भी है, जो नाड़ी देखते हैं, नाड़ी से नाड़ी परीक्षण करते हैं, और उसमें फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो आप इसमें जो है, जो जिसे कहेंगे कि सिर्फ आपने सुना होगा कि कहीं पे नाड़ी देखते हैं या फिर नाड़ी से परीक्षण करवाते हैं, तो ये वाकई में सच है, बात सच है। सिर्फ इसके जानकार इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितने पहले समय में मिलते होंगे, क्योंकि ये जो 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है या 15वीं शताब्दी है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में इसको आया था। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि ये नॉलेज जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ा नहीं है उतना। ये कहीं ना कहीं तो भी पीछे, जिसको कहेंगे कि जिनके पास नॉलेज था उनके पास ही था, वो उसको नहीं दे पाया आगे की जनरेशन को। तो ये नाड़ी विज्ञान के द्वारा भी आप अपना डायग्नोस्टिक एक क्राइटेरिया है, या एक इसे कहेंगे कि टूल्स है, जिससे बीमारी का नॉलेज मिल सकता है। अलग अलग तरह की इसमें वैरायटी रहती है। पुरुष में जो रहेगा तो राइट हैंड में रहेगा, राइट की नाड़ी देखते हैं। स्त्री में जो है वो लेफ्ट की नाड़ी देखते हैं। नाड़ी का समय एकदम सवेरे में रहेगा। अगर किसी को आपको सही में अगर नाड़ी से ही आपका परीक्षण होना है, या फिर आपको चाहिए कि आपके शरीर में किस दोष की वृद्धि हुई है या क्षीणता हुई है, वो अगर देखना है, तो ये मॉर्निंग में सही रहेगा, बिना चाय पिए। ये चाय भी नहीं पीना है, तो चाय से भी नाड़ी का जो गति है वो बदल जाती है। चाय कहेंगे या फिर कुछ जो मादक पदार्थ है, सिगरेट है, बीड़ी है, शराब है, इसमें भी नाड़ी की जो गति है वो चेंजेस मिलती है। तो वाकई में अगर नाड़ी से ही डायग्नोस्टिक आपको अगर लगता है कि मेरा डायग्नोस नाड़ी से हो, या मेरी वैद्य नाड़ी देख के, डॉक्टर्स नाड़ी देख के मेरा परीक्षण करे, तो ये मॉर्निंग की बात रहती है। आपको चाय भी नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं आप
सादा गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय नहीं पीना है, या चाय कॉफ़ी दूध इस तरह से नहीं पीना है। सिर्फ चाय का मीनिंग होगा कि कुछ भी नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी पी के आप जाके नाड़ी का जो परीक्षण है वो कर सकते हैं। तो इससे एक डायग्नोसिस अच्छा बनेगा और आपके शरीर में किस दोष का क्षय है या प्रकोप है, या जो अलग अलग तरह के इसके जो जिसे कहते हैं ना स्टेजेस रहते हैं हर एक बीमारियों के, संचयम च प्रकोपम च प्रसर स्थान संश्रयम व्यक्ति भेद चयो व्यक्ति। तो ये जो 6 स्टेज है किसी भी डिसीज़ के रहते हैं, कोई भी डिसीज़ इसी से ही जाएगा। संचय होगा, दोषों का क्षय होगा, संचय मीन्स क्षय होता है, प्रकोप होगा, प्रसर होगा, ये स्थान संश्रय होगा। तो स्थान संश्रय में पूर्ण रूप दिखाई पड़ देते हैं। तो ये सब जो स्टेजेस है, व्यक्त है, भेद है, तो ये अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं किसी भी पैथोजेनेसिस के लिए या संप्राप्ति के लिए। ये संप्राप्ति वर्ड आपको शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोई भी डिसीज़ जो है आपके शरीर में जो दिखाई देता है या जो आपको समझ में आती है कि मुझे अभी ये हो रहा है, इस तरह से मेरे अंदर कोई चेंजेस हुए जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वे में नहीं है, तो उसको जानने के लिए ये सभी जो है इसका सीक्वेंस रहता है। तो आप इसको सही में इसको जान सकते हैं, नाड़ी के द्वारा भी आपकी ट्रीटमेंट हो पाती है। सिर्फ इसको आप सही से ले, सही से समझिए और इसका आप अपने डायग्नोसिस के लिए उपयोग में लाएं। धन्यवाद। आपको ये अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, थंबनेल जो है उसको आपको दबाना है, और फिर अगर आपको यही ऐसे ही टॉपिक अगर सुनना है आपको भविष्य में भी, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट होना है कि सच में आप इसको लाइक कर रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।